हाँ जी, इकॉनमी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं 2019-20 और उसका वॉल्यूम 2 है। उसका आज 9th चैप्टर है। इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर रह जाएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। हमने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 एक चैप्टर बहुत डिटेल में कराया। इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ एक इकोनॉमिक सर्वे नहीं होता, उसमें कई कंसेप्ट्स हैं, फिनोमेनाज हैं, इंटर रिलेशंस हैं, कॉजल स्टडीज़ हैं, कॉज इफ़ेक्ट आस्पेक्ट समझाए जाते हैं। इसके बेस पे आप कोई भी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, एनालिसिस, कोई जर्नल, कोई रिसर्च सब समझ जाते हैं, अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से समझ आ गया है तो उसी तरह से हमने इसे पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 9 सर्विसेज सेक्टर। देखिए, आपके घर में जो पिज़्ज़ा बॉय पिज़्ज़ा डिलीवर करना आता है, वो डिलीवरी भी एक तरह की सर्विस ही है। आपकी कंट्री से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे दावा करता है कि पिछले 5 सालों में हर साल 4 से 5 सैटेलाइट हमने लॉन्च किए। 2017 में एक फेलियर दिखा, इसके अलावा कोई फेलियर नहीं है। मतलब हम इतने सक्सेसफुल रहे सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज में। तो सैटेलाइट लॉन्च करना भी सर्विसेज में ही आ जाता है। बैंक आपको सर्विसेज देते हैं, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस आपको सर्विसेज देती हैं, वो भी एक सर्विस सेक्टर ही है। प्रोफेशनल सर्विसेज हैं जिसमें एजुकेशन है, लॉयर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, ये भी सर्विसेज का ही पार्ट होती हैं। ट्रैवल है, वह भी सर्विस है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। सॉफ्टवेयर भी सर्विसेज का ही पार्ट है। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ आस्पेक्ट जितना भी है वो सर्विसेज का पार्ट है। शिपिंग, पोर्ट, बंदरगाह, ये सब सर्विसेज का पार्ट है। सिविल एविएशन, तो ये सब कुछ सर्विस सेक्टर का पार्ट है। ये सब वो सेवाएं हैं जिनका आप उपभोग करते हैं। तो एक जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज से ही जुड़ करके बनती है कि आप कितनी गुड्स एंड कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, ये सर्विसेज हैं। एक हवाई जहाज़ बन तो जाता है, एक एयरक्राफ्ट बन जाता है, लेकिन उसमें जब आप सफ़र तय करते हैं, उड़ते हैं, वो कंपनी जिसका वो एयरक्राफ्ट है, जिसकी वो एयरलाइन है, वो कंपनी आपको वो सर्विस प्रोवाइड करती है कि जिसके वाया आप एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, आपने ट्रैवल किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सर्विसेज सेक्टर है। अगर आप इकोनॉमी के सेक्टर वाइज देखें तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी आती है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। इंडस्ट्री सेक्टर जिसे हम कहते हैं उसका मेन हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग है। और इसी तरह से टर्शरी सेक्टर में ये सर्विसेज सेक्टर आता है। अगर आप इस सेक्टर की महत्व की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, तो इंडियन इकॉनमी के लिए और ग्लोबल इकॉनमी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया की जो इकॉनमी है उसका 55% सर्विस सेक्टर से आता है। यानी कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, या जिसे आप जीडीपी कह दीजिए, उसका 55% कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर से ही आता है। इंडिया में जो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, एफडीआई जो आता है, उसका लगभग 66% सर्विस सेक्टर में ही आता है। यानी कि फ़ॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, 66% तक वो सर्विसेज सेक्टर में ही आ रही हैं। जो भारत का टोटल एक्सपोर्ट है, उस एक्सपोर्ट की जो टोटल बास्केट है उसमें 38% कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का ही है। तो एक्सपोर्ट्स का 38% सर्विसेज सेक्टर से आता है। टोटल एफडीआई इनफ्लोज़ का 66% सर्विसेज सेक्टर से आता है। इकॉनमी का 55% यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन का 55% सर्विसेज सेक्टर से आता है। तो अपने आप में सर्विसेज सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इंडियन इकॉनमी की जो ग्रोथ है उसका इंजन है सर्विसेज सेक्टर। 1991 से जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी भारत ने फॉलो की, उसके बाद भारत ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पर आया, लेकिन एक लीनियर पैटर्न जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर लगभग फॉलो होता है वो भारत में नहीं हुआ। आप सीधे एग्रीकल्चर इकोनॉमी से यानी कि प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट हुए टर्शरी इकोनॉमी की तरफ, यानी कि सर्विस सेक्टर की तरफ। बीच में मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाया, और इसकी वजह से जो आपकी हाई ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सेक्टर लेड हाई ग्रोथ नहीं है, वो सर्विस सेक्टर लेड हाई ग्रोथ है। तो इसलिए आपकी जो ग्रोथ का इंजन है उसे सर्विस सेक्टर को माना जाता है। तो इस तरह के डाटा के ऊपर अगर जाए तो सिर्फ सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए।
और उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसका एनालिसिस किया गया है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको अभी बताया कि 55% कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का बना हुआ है, लेकिन सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो 2019-20 में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ गिरती नज़र आई। 6.9% के अराउंड आपको वो नज़र आता है फर्स्ट हाफ के दौरान ड्यूरिंग द 2019-20। 2018-19 में वो 7.5 के अराउंड रहा, ये 6.9 के अराउंड आया क्योंकि गिरावट देखी गई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब गिरावट ऑल इन ऑल एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की कंडीशन रहेगी, चाहे वो इंडिया, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर का आस्पेक्ट है, उसकी वजह से अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर हैम्पर होगा तो नेचुरली फिर सर्विसेज भी प्रभावित होंगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आपने आयरन बार्स बनाई अपनी फैक्ट्री में, वो आयरन बार्स बनेंगी अगर, तो ही उन आयरन बार्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है आपको, तो आपको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो आयरन बार मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रही है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर सर्विसेज सेक्टर का पार्ट है वो सफ़र करेगा। ठीक इसी तरह से अगर वो आयरन बार्स बन रही हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यू नीड लोन, आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत है, तो फिर बैंक के द्वारा वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपको दी जा रही हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी अगर आप मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हो रखी है। तो इस वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज भी यहाँ पर रिड्यूस होती नज़र आती हैं। फिर आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के बाद जो आपको इनकम हुई है, उस इनकम को मैनेज करना, वो जो फ़ंड आपको जनरेट हुए वो आप इन्वेस्ट करेंगे, उन फंड्स को मैनेज करना, फ़ंड अकाउंटेंट्स होते हैं, फंड एंड मैनेजर्स होते हैं, फंड एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ये सब सर्विस सेक्टर का पार्ट होते हैं। इन सब की कमाई भी नहीं होगी अगर वो आयरन बार्स बनेंगे ही नहीं। तो मुद्दा ये है कि 2019-20 पर इम्पैक्ट रहा है, ग्लोबल डिमांड में कमी रही, ग्लोबल स्लोडाउन का सिनेरियो देखा। रिस्पॉन्सिबल रीजंस हमने पिछले चैप्टर्स में भी टारगेट किए कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंड रहा, एक ट्रेड वॉर का सिस्टम रहा, इसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ की अर्निंग्स और उनके प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच में टसल रही, उसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस को लेकर के एक अनसर्टेनिटी रही। फिर ब्रिटेन का ब्रेक्सिट का कंसेप्ट आपको पता है, उसने ब्रिटेन ने एग्ज़िट किया यूरोपियन यूनियन ने, उसको लेकर के भी अनसर्टेनिटीज़ रही। अमेरिका की वीज़ा पॉलिसीज़ काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रही और अनसर्टेन रही। तो ऑल इन ऑल ग्लोबल लेवल पर एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, in the form of restricted migration policies, stricter visa norms by the United States of America, trouble between the America and China and America and Iran, ये रीजंस रहे जिसकी वजह से ऑल इन ऑल एक स्लो डाउन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ था। और नेचुरली उसने अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्पेक्ट किया तो उसने फिर साथ में सर्विसेज सेक्टर को भी इम्पेक्ट किया, और वो इम्पेक्ट देखने को मिलता है, आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा सर्विसेज सेक्टर में। इस सर्विसेज सेक्टर में आपको प्रोफेशनल सर्विसेज में स्लो डाउन देखने को मिला, फाइनेंशियल सर्विसेज में स्लो डाउन देखने को मिला, रियल एस्टेट सर्विसेज में स्लो डाउन देखने को मिला। भारत की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर स्लो डाउन की तरफ रहा, उसके कई रीज़न्स रहे। एक रीज़न रहा NBFCs का क्राइसिस, NBFCs का फेल होना। NBFCs का फेल होना इसलिए रीज़न रहा कि NBFCs एक मेजर सोर्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लैंडिंग के पर्पसेस से, लेकिन जब वो लैंडिंग ही वहाँ पर रिड्यूस होती नज़र आई तो फिर उसका सीधा इम्पैक्ट ये नज़र आया कि रियल एस्टेट सेक्टर की जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो कवर अप नहीं हो पा रही, क्योंकि वो उनको प्रोजेक्ट्स को फाइनल वर्जन में ला करके फर्दर सेलिंग की तरफ नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि उसकी लास्ट पॉइंट पर जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही। बिकॉज NBFCs बड़े लेवल पर इन फंडिंग्स को पूरा करते थे और NBFCs खुद अपने सोर्स क्राइसिस से जूझ रहे थे, क्योंकि उनको भी फर्दर बोरो ही करना पड़ता है आगे लैंड करने के लिए, क्योंकि वो जनता से पैसा तो मोबिलाइज़ करते नहीं हैं, इसलिए नॉन बैंकिंग है, वो आपसे डिपॉजिट्स नहीं लेते। और वो फ़ंड इसलिए नहीं मोबिलाइज़ कर पा रहे थे, वो बोरो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको देने वाले जो उनके डेटर्स हैं वो देना नहीं चाहते थे, क्योंकि NBFCs ने जो पहले लोन दिए उनकी रिकवरी जो है वो उसको लेकर के NBFCs के लेंडर्स, NBFC के डेटर्स एप्रीहेंसिव हो गए। उनको दिखने लगा कि NBFCs पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे, ये डिफ़ॉल्ट करा रहे हैं, ऐसे में इनमें हमने जो पैसा लगा रखा है हम उसे निकाल लें। इस पर हमारा इकोनॉमिक सर्वे में ही चैप्टर है। तो एक रीज़न ये रहा है कि रियल सेक्टर जो है
वो सफ़र करता रहा, ये बड़ी चीज़ है। फाइनेंशियल सेक्टर भी सफ़र हुआ है और प्रोफेशनल सर्विसेज ऑल इन ऑल जब डिमांड फॉल करेगी कंट्री लेवल पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, रियल एस्टेट सेक्टर भी अगर कम जा रहा है सर्विसेज के मामले में, तो फिर प्रोफेशनल सर्विसेज की भी मांग गिरेगी। तो ये चीज़ें गिरती हुई नज़र आईं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी गिरती नज़र आईं, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज नज़र आईं गिरती हुई। सॉफ्टवेयर सर्विसेज, अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, मान लीजिए कोई एक मॉल है, वो मॉल अगर बहुत चलेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, उसे कई तरह के प्रोग्राम्स की, कई तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और अदर सॉफ्टवेयर्स की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर वो चल ही नहीं रहा है, वो उस लेवल पर काम कर ही नहीं रहा है, तो वो अपने सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशंस की तरफ या फिर नए सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने की तरफ नहीं जाएगा। अगर कंपनीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रही, वर्क नहीं कर पा रही, तो वो इस तरह की सर्विसेज भी नहीं लेंगे। इसकी वजह से चाहे वो ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे सॉफ्टवेयर सर्विसेज की बात हो, चाहे ट्रैवल की बात हो, ये सर्विसेज भी आपको मात खाते नज़र आईं। तो ऑल इन ऑल एक सर्विस सेक्टर में गिरावट हमें देखने को मिली 2019-20 के फर्स्ट हाफ के दौरान। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। देखिए, जब हमने इन सेक्टर के दौरान गिरावट देखी तो हमें कुछ और ट्रेंड भी ऑब्ज़र्व होने को मिले। वो ट्रेंड ये है कि जो कन्वेंशनल सेक्टर हुआ करते थे सर्विसेज में, कन्वेंशनल में ट्रांसपोर्ट एक कन्वेंशनल सेक्टर के तौर पर है, उसके बाद सॉफ्टवेयर एक कन्वेंशनल सेक्टर है, कम्युनिकेशन एक कन्वेंशनल सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज एक कन्वेंशनल सेक्टर है, जहाँ पर ये उस लेवल पर हमें ग्रो करते नहीं दिखे। वहीं पर अगर आप बात करें बिजनेस सर्विसेज की और ट्रैवल सर्विसेज की, ये सेक्टर अब प्रॉमिसिंग बन करके उभर रहे हैं, ये आगे अच्छे से आ रहे हैं। बिजनेस सर्विसेज अच्छे से उभर करके आ रही हैं, ख़ासतौर पर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स। इस पर भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल 2019-20 के दौरान सर्विसेज सेक्टर, हर सब सेक्टर के अंदर सर्विस सेक्टर एक मेन सेक्टर है, और जिनके मैं नाम ले रहा हूँ बार बार वो सब सेक्टर्स हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है, टूरिज़्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, पोर्ट एंड शिपिंग, स्पेस सेक्टर। तो ऑल इन ऑल सर्विस सेक्टर की गिरावट हुई, उसके अंदर सब सेक्टर्स गिर रहे थे, इसी वजह से सर्विसेज सेक्टर की गिरावट हुई। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि कंट्री लेवल पर अगर नेशनल इनकम की अगर कंट्री की इकोनॉमी की बात करें तो उसका 55% जो है वो सर्विसेज सेक्टर से आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारत में अगर 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो उसमें से लगभग 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की जो इनकम है उसका 50% लगभग सर्विसेज सेक्टर से ही आ रहा है। तो कंट्री लेवल पर भी 55% सर्विस सेक्टर से आ रहा है, और लगभग 15 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसका 50% के अराउंड सर्विस सेक्टर से आ रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका 60 से अबव, और इसमें खासतौर पर दिल्ली, चंडीगढ़ है, उनका 80% जो है इनकम वो सर्विसेज सेक्टर पर रिलाई करती है। सिक्किम सबसे कम है, लगभग 26% के अराउंड है। जो राज्य पहले पिछड़े रहते थे, चाहे वो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद हिली एरियाज़ हैं, हिली स्टेट्स हैं, ये पहले पिछड़े रहते थे, गोवा है, पिछड़े रहते थे सर्विस सेक्टर के मामले में, लेकिन इन्होंने भी अब अच्छी खासी ग्रोथ सर्विस सेक्टर के मामले में दिखाई है। तो सर्विसेज सेक्टर हमारा गिरावट की ओर रहा। ये चिंता का विषय था। ये चिंता का विषय 2019-20 में तो था ही, लेकिन अब अगर आज के दौर में देखें, पेंडेमिक आ जाने की वजह से ये और भी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट की ओर जाएगा। क्योंकि 2019-20 में अगर हम देखें तो एयर ट्रैफिक रिड्यूस हुआ, क्योंकि पैसेंजर एयर ट्रैफिक फॉल हुआ उस दौरान। फिर रेलवे फ्रेट ट्रैफिक भी घटा, रेलगाड़ी पे जो माल ढुलाई होती है वो भी घटा, पैसेंजर एयर ट्रैफिक जो है वो भी घट गया। सरकार ये दावा करती है इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से कि जब नवंबर आया 2019 का तो ये बाउंस बैक होने लगे। मिड 2018 से 2019 के मिड तक सिविल एविएशन ने गिरावट दिखाई, पैसेंजर ट्रैफिक गिरा, लेकिन वापस से बाउंस बैक हुआ और रिकवरी दिखाना शुरू हो गया मिड 2019 के बाद से। उस पर ही इकोनॉमिक सर्वे दावा करता है कि नवंबर 2019 आते आते रेल फ्रेट ट्रैफिक भी इम्प्रूव होना शुरू हो गया, पोर्ट ट्रैफिक भी इम्प्रूव होना शुरू हो गया। तो 2019 के नवंबर दिसंबर तक आते आते हमें रिकवरी नज़र आनी शुरू हो गई सर्विस सेक्टर में। मतलब 2019 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उस दौरान आपको गिरावट नज़र आ रही है। 2018 के फोर्थ क्वार्टर से शुरू होकर के 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको गिरावट दिखनी शुरू हो गई। 2019 के सेकंड क्वार्टर के दौरान भी गिरावट है, लेकिन जब वो ख़त्म होने को है
तो फिर आप देख पा रहे हैं कि एक अपटिक लगने शुरू हो गए, प्रोग्रेस की तरफ आप आने शुरू हो गए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर रिकवरी होनी शुरू हुई, ऐसा माना गया। लेकिन फिर उसमें किसी को भी क्लियर नहीं था कि पेंडेमिक आएगा, और पेंडेमिक आपके सामने है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब से लॉकडाउन का समय है, होटल इंडस्ट्री का क्या हुआ होगा, टूरिज़्म इंडस्ट्री का क्या हुआ, सिविल एविएशन के पैसेंजर ट्रैफिक का क्या हुआ, मालगाड़ियाँ रेलगाड़ियाँ रुकी हैं, पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक का क्या हुआ। ऑल इन ऑल ये सारे सेक्टर की अगर हम बात करें, सर्विस सेक्टर में इन सब सेक्टर्स की, तो ये ऑल प्रोफेशनल सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, उसके बाद टूरिज़्म, होटल, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, सब के सब सर्विसेज की हालत ख़राब। तो अब आप देखेंगे कि सर्विसेज सेक्टर में और भी परेशानी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, और स्किल्ड जॉब्स के मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। 1991 के बाद जब हमने लिबरलाइजेशन किया था, तो सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ हुई, और जो हाईली स्किल्ड लोग थे उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि कंट्री में हायर एजुकेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड रही, और उस स्टेट स्पॉन्सर्ड हायर एजुकेशन की वजह से जो हाईली स्किल्ड लोग हैं वो सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ का फ़ायदा उठा करके गए, क्योंकि उनको लाभ मिला। और यही एक थ्योरी भी है कि ब्रेन ड्रेन होने लगा भारत से। ये पढ़े लिखे लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो यहाँ से पढ़ लिख करके पीएचडीज़ और बाकी हायर स्टडीज़ रिसर्च करके विदेश जा कर के बस जाने लगे, वहाँ पर जा कर के काम करने लगे। ये सब ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट भी लंबे समय तक भारत में रहा, इस पर भी काफ़ी डिबेट होती रही। कुल मिलाकर के जो रिकवरी हमें 2019 के नवंबर दिसंबर के अराउंड कुछ सेक्टर्स में देखने को मिल रही थी, वो रिकवरी अब पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में पेंडेमिक कवर नहीं है, पेंडेमिक के दौरान उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर आप बात करते हैं इक्विटी के फ़्लो के मामले में, क्योंकि हम टॉपिक यहाँ पर सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस का कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर पहले जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको ये सारा अभी बताया, समझाया। अगर इसी में अगर आप इक्विटी फ़्लो के मामले में बात करें, एफडीआईज़ के क्षेत्र में बात करें, तो नेचुरली एफडीआई 30, मैंने आपको अभी बताया कि 66% एफडीआई जो है वो सर्विसेज सेक्टर में ही है, और फर्स्ट हाफ के दौरान भी एफडीआई परफॉर्मेंस बढ़िया रहा 2018 के मुकाबले। और इसी को सरकार ये बताती है कि इंडियन इकोनॉमी में एक होप है इन्वेस्टर को, वो भारत आता है, यहाँ के टैलेंट को यूटिलाइज़ करता है, यहाँ के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज़ करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एफडीआई अच्छा बना रहा भारत में, ये एक पॉजिटिव सिंबल है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना भी आएगा, मैंने आपको पहले बताया, अपने साथ स्किल्स लेकर के आएगा, टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा, टेक्निकल नो हाउ, और अपने साथ एक बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बेटर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें लेकर के वो आएगा। और इस क्षेत्र में हमारे कंट्री के ये जो सर्विसेज सेक्टर है, इसने बेटर परफॉर्म किया एफडीआई के मामले में। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। देखिए, सर्विस सेक्टर अपने आप में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ग्लोबल कमर्शियल सर्विस सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड की बात करें, मतलब ग्लोबल ट्रेड इन द कमर्शियल सर्विसेज में, तो उसमें भारत आज पिछले एक डिकेड के दौरान बहुत ग्रो कर चुका है, जहाँ पर भारत का ग्लोबल कमर्शियल ट्रेड में, मर्चेंडाइज ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि गुड्स के ट्रेड में के कॉन्टेक्स्ट में 1.7% योगदान है। वहीं पर सर्विसेज सेक्टर दुगने हो चुके हैं, वहाँ पर भारत का 3.5% कंट्रीब्यूशन है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो टोटल ग्लोबल ट्रेड होता है कमर्शियल सर्विसेज का, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 3.5% है। यानी कि सर्विसेज सेक्टर में पोटेंशियल है इंडिया को ग्लोबल ट्रेड में एक इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट बना करके खड़ा करने का, और इसी के माध्यम से ही भारत को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का मौका मिलेगा, और $5 ट्रिलियन इकॉनमी की वेल्थ क्रिएट करने का भी मौका मिलेगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अब यहाँ पर ये है कि अगर सर्विसेज सेक्टर के माध्यम से आपका ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि 3.5% आपका सर्विस ट्रेड है और 1.7% आपका गुड्स का, आपका मर्चेंडाइज का ट्रेड है। तो सर्विस सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने का। यानी कि जो भी आपका ट्रेड डेफिसिट नज़र आता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड्स मर्चेंडाइज, उस ट्रेड डेफिसिट को पाटने का, यानी कि उस ट्रेड डेफिसिट को फुलफ़िल करने का काम सर्विस सेक्टर कर सकता है। और 48% तक सर्विस सेक्टर सरप्लस ने जो है वो गुड्स सेक्टर के डेफिसिट को फुलफ़िल करने का काम किया। यानी कि गुड्स के ट्रेड के वाया एक्सपोर्ट की आपका कम है, इंपोर्ट आपका गुड्स का ज़्यादा है, तो मर्चेंडाइज में एक डेफिसिट नज़र आ रहा है।
इसके डेफिसिट को भरने का 48% तक काम सर्विसेज सेक्टर का सरप्लस करता है। तो सर्विस सेक्टर का एक बहुत पॉजिटिव रोल होता है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके देने में, बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव करने में, और सरकार का करेंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि चालू खाते का घाटा कम करने में, जिससे कि रुपए को मजबूती मिलती है, रुपी स्ट्रेंथन होता है, जिससे आपके इंपोर्ट्स फिर सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि रुपए मजबूत होगा तो डॉलर उसके सामने कमज़ोर नज़र आएगा, और इसकी वजह से जब आपको इंपोर्ट करना है उसके लिए आपको डॉलर्स में पेमेंट करनी है, तो डॉलर आपको कम रुपया खर्च के ही मिल जाएगा। इससे आपकी करेंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सर्विसेज सेक्टर इस मायने में भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है। ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स इंडिया के ग्रो करे हैं, लेकिन नेचुरली इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड में कमी है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जिस लेवल पर ग्रोथ पहले हो रही थी उस लेवल पर ग्रोथ नहीं हुई, ग्रोथ फॉल हुई है। एक्सपोर्ट के मामले में कहें तो दो सेक्टर ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। मैंने आपको पहले बताया, ट्रैवल ने और बिजनेस सर्विसेज में। बिजनेस सर्विसेज की अगर हम बात करें आज की डेट में, तो भारत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज ली जा रही हैं, उसके अलावा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज ली जा रही हैं, प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज ली जा रही हैं, इसके अलावा टेक्निकल एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज ली जा रही हैं। तो इन सर्विसेज को आज भारत ऑफ़र कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, और वही सर्विसेज आज आपको एक्सपोर्ट अर्निंग करके दे रहे हैं, क्योंकि जब आप ये सर्विसेज देंगे तो नेचुरली फिर वहाँ से आपको पेमेंट जनरेट होगी, तो आपकी पेमेंट आएगी। इसका मतलब आपने ये सर्विसेज एक्सपोर्ट की और उसके बदले में आपको कमाई हुई। तो जो कन्वेंशनल सेक्टर मैंने आपको पहले भी बताया, उन कन्वेंशनल सेक्टर से अलग जा कर के ये ट्रैवल एंड बिज़नेस सर्विसेज सेक्टर जो है ये ग्रो कर रहा है। ये प्रॉमिसिंग सेक्टर है, इसे बूस्ट करने की ज़रूरत है फ़ॉरेन में, और इन वजह से ग्रो कर रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, चाहे वो प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज हैं, चाहे फिर वो टेक्निकल एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज हैं। इन सेक्टर में ये ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। लेकिन आज भी अगर आप अपने एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, उस एक्सपोर्ट्स में आज भी महत्वपूर्ण सेक्टर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की ग्रोथ गिरी है, गिरने के बावजूद भी सॉफ्टवेयर सेक्टर आपके सर्विसेज सेक्टर के एक्सपोर्ट का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। यानी कि आप टोटल जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज सेक्टर के अंदर, उसमें अगर किसी एक सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर सेक्टर का आज भी 40% शेयर है टोटल सर्विस एक्सपोर्ट में। तो इसलिए सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है सर्विसेज एक्सपोर्ट में सॉफ्टवेयर सेक्टर। ये महत्वपूर्ण है, चाहे वो टाटा है, TCS है, चाहे वो इन्फोसिस है, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं आपके बाद देश की, चाहे वो विप्रो है, ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंटरनेशनली। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप देखते होंगे आपके फ्रेंड्स वगैरह सिलेक्टेड होते हैं, चाहे TCS में है, चाहे इन्फोसिस में है, चाहे विप्रो में है, चाहे किसी भी और सॉफ्टवेयर कंपनी में, वो कभी अमेरिका कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहाँ पर जॉब करने के लिए। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो कंपनीज़ इंडिया बेस्ड हैं, और फिर वो इंटरनेशनली अमेरिका को, ब्रिटेन को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, वहाँ की कंपनीज़ को सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और उन सॉफ्टवेयर सर्विसेज को वहाँ प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से उन कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ फिर उन स्टेशंस पर जा कर के, यानी कि वो कंट्रीज़ जो इंपोर्ट कर रही हैं आपकी सर्विसेज, उन स्टेशंस पर जा कर के उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी ट्रबल शूटिंग करते हैं, उनके मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये फिर जॉब होती है। तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज में आज भी आपका जो सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन सबसे लार्जेस्ट है, 40% के अराउंड। इसलिए इस अकेले एक सेक्टर में किसी भी तरह का अगर ग्रोथ आता है तो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हो जाता है, अगर डिक्लाइन आता है तो सर्विस सेक्टर का डिक्लाइन हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, और ये सॉफ्टवेयर सेक्टर कनेक्टेड है इंटरनेशनली। अगर डॉलर के प्राइजेस में वॉलेटिलिटी आएगी, बढ़ेगा घटेगा, सॉफ्टवेयर सेक्टर पे के एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ जाएगा। सीधा सीधा इसी का 40% कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में, तो फिर सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ जाएगा। फिर ग्लोबल लेवल पर किस तरह की डिमांड है IT सर्विसेज की, उसका सीधा सीधा असर फिर हमारे सर्विस सेक्टर पे पड़ेगा, क्योंकि हमारे सर्विस सेक्टर में मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर सेक्टर का है। फिर ग्लोबल लेवल पर यूनाइटेड स्टेट्स के वीज़ा रूल्स कैसे हैं, क्या उसने वीज़ा रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, फिर हमारे IT प्रोफेशनल्स वहाँ नहीं जा पाएंगे, हमारी सर्विसेज वहाँ ले जानी मुश्किल होंगी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिर आज की डेट में इंटरनेशनली जो वो कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका की बात करें, उन्होंने लोकल हायरिंग प्रोसेस को ज़्यादा तवज्जो दी है कि जैसे आपकी देश की कंपनी है
भारत की कंपनी इन्फोसिस, उसको वहाँ पर मजबूर किया जाएगा कि वो अमेरिका में अगर सर्विसेज दे रही है अमेरिकन कंपनीज़ को, तो अपनी सर्विसेज वो देने के लिए वो अमेरिकन्स को रिक्रूट करे। तो लोकल हायरिंग प्रोसेस की वजह से आज की डेट में एक समस्या जो फेस करनी पड़ रही है सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस को, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो कॉस्टिंग ज़्यादा हो रही है ड्यू टू द लोकल हायरिंग क्लॉजेज़। इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी आ जा रही है। इसकी वजह से भी वो सर्वाइव उस लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं, वो उस लेवल पर डिमांड जनरेट नहीं करवा पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ग्लोबल लेवल पर डिमांड वैसे ही फॉल हुई है, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहे हैं, टेंशन्स चल रही हैं अमेरिका और चाइना के बीच में, लोकल हायरिंग प्रोस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और इमिग्रेशन लॉज को और भी स्ट्रिंजेंट बनाया जा रहा है। ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की हेल्थ जो है वो कनेक्टेड रहती है इनसे, और ये रीज़न्स अगर बेटर हो जाए तो ग्रोथ अच्छी होती है, ये अगर बेटर ना हो तो ग्रोथ में नुकसान होता है। और ये सारी समस्याएं हमें पिछले कुछ समय में देखने को मिली, इसी चीज़ ने सॉफ्टवेयर सेक्टर को इम्पैक्ट किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये था सारा एक्सपोर्ट का आस्पेक्ट, जिसके आस्पेक्ट में सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण है। और प्रॉमिसिंग सेक्टर मैंने आपको अभी बताया, ट्रैवल एंड बिजनेस सर्विसेज हैं, ये प्रॉमिसिंग सेक्टर के तौर पर है। बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी हैं, इसके अलावा कम्युनिकेशन सर्विसेज भी हैं। ये सब सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं। मेन आस्पेक्ट पे हमने डिस्कशन की। अब अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट्स के मामले में आप वही फाइनेंशियल सर्विसेज इंपोर्ट भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इंपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर सर्विसेज आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये आपके इंपोर्ट्स भी हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इस इंपोर्ट्स में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्ट जो सेक्टर है दैट इज़ द ट्रैवल। ट्रैवल आप इंपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी बड़े लेवल पर। इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एजुकेशन। ट्रैवल के अंदर एजुकेशन वाला सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त है जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से ही आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इंडियंस प्रेफर कर रहे हैं अब्रॉड में जाकर के एजुकेशन लेना, जिसकी वजह से फिर ट्रैवल इंडस्ट्री उसी से कनेक्टेड है। आप पहले तो ट्रैवल करेंगे डायरेक्टली, फिर वहाँ जाकर के लॉजिंग, बोर्डिंग, ये सारी सर्विसेज, होटल और अदर आस्पेक्ट्स, इसकी वजह से आप वहाँ पर पैसा खर्चेंगे। और दूसरा, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन कोर्सेज़ के वाया भी आप बड़े पैमाने पर फ़ीस जो है वो अब्रॉड भेज रहे हैं। तो एजुकेशन सेक्टर के वाया आज $5 बिलियन की सर्विसेज इंडिया इंपोर्ट कर रहा है विदेशी कंट्री से। चाहे आप कनाडा पढ़ने जा रहे हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, चाहे आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, चाहे अमेरिका, चाहे ब्रिटेन, कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ जब आप भारत से जाते हैं, भारतीय पासपोर्ट पर जाते हैं, एक तरह से आप उन मुल्कों की इन सेवाओं को उपभोग कर रहे हैं, उनसे ये चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और इस इंपोर्ट के ऊपर आपको पे करना है। तो ये आपका इंपोर्ट बिल है एक तरह से, इसे हम एक्सपोर्ट के साथ बैलेंस करके ही देखते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा इंपोर्ट इन सर्विसेज में बढ़ा है। बिजनेस सर्विसेज के इंपोर्ट के क्षेत्र में हम बढ़े हैं, पहला एस्पेक्ट। दूसरा, और बिज़नेस में वही हम भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड सर्विसेज ले रहे हैं, ट्रेड रिलेटेड, ये क्यों है आई डोंट नो, ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज भी आप ले रहे हैं, उसके टेक्निकल एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज, प्रोफेशनल एंड बिजनेस मैनेजमेंट सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड सर्विसेज आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं, ये एक चीज़। सेकंड, एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज आप ले रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैवल जो है वो उसका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ऐसे में इंडिया को काम करने की ज़रूरत है। अगर आप एजुकेशन के इंपोर्ट को बैलेंस करना चाहते हो तो नेचुरली आपको अपने एक्सपोर्ट को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा, आपके अपने एक्सपोर्ट को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रैवल बढ़ाना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स आपकी कंट्री के ट्रैवल को यूटिलाइज़ करें, आपके देश में आना चाहें, तो ही आप उन्हें ट्रैवल सर्विसेज ऑफ़र करेंगे तो वो आपको पैसा पे करेंगे। या फिर आप एजुकेशन ऑफ़र करें वर्ल्ड लेवल पर, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस तरह के प्रोविजंस रखे गए हैं। आप भारतीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाए, लोग यहाँ पर आकर के पढ़ें, उसके लिए नियमों को नर्म किया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होल्ड किए जाते हैं इंडिया में एडमिशन लेने को लेकर के, उसके लिए कई ओवरसीज़ विंडोज़ ओपन किए गए हैं, प्लेटफॉर्म जहाँ से वो कंडक्ट हो सकते हैं और फिर भारत में एडमिशन मिल सकती है। क्योंकि आप बड़े लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजुकेशन सर्विसेज उन कंट्री से ले रहे हैं तो आपको उसे
बैलेंस करने के लिए उतनी एजुकेशन सर्विसेज फिर फॉरेन लेवल पर देनी भी है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। तो ऑल इन ऑल अगर आप बात करते हैं सर्विस सेक्टर की इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, तो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सर्विसेज ट्रेड के मामले में इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अगर हम बैलेंस करें तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंडिया का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंपोर्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा सॉफ्टवेयर सेक्टर है, जो सेक्टर